इस वक्त गवर्नर साहब की इख्तियारात ये थे कि अगर हाउस जो है वो इन ऑर्डर नहीं होता और हाउस जो है वो प्रोरोग हुआ है, एडजर्न हुआ नहीं है, प्रोरोग हुआ है, तो उस पे गवर्नर साहब स्पेशल इजलास बुला सकते हैं। ऑन गोइंग सेशन में जब उनके पास पूरी अक्सरियत है तो उसकी जो बुनियाद है वो सॉलिड होनी चाहिए। वो भोंडे तरीके से अगर कोई कहेगा तो वो तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि गवर्नर और सीएम की लड़ाई हो, सुबह नाश्ते पे वो कहे कि आप एतमाद का वोट लें। सारे फैसले तो रमीज राजा करते हैं और रमीज राजा ने अग्रेशन शो किया है कि अब आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके खिलाड़ी भी सहाफियों के सवालात के जवाब देते हुए जारियाना अंदाज इख्तियार करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं अरबाब जहांगीर। और पंजाब की सियासत इस वक्त बड़े ही दिलचस्प मोड़ में दाखिल हो गई है। पहले इमरान खान ने असेंबलियों की तहलील का ऐलान किया, फिर परवेज इलाही का बयान आया और उसके बाद वजाहत पेश की काफ लीग ने इमरान खान को। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ तहरीके अदम एतमाद परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब असेंबली में जमा करवा दी गई। फौरी तौर पर गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को यह हुक्म दिया कि वो एतमाद का वोट लें और कल शाम 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया। लेकिन आज स्पीकर पंजाब असेंबली की जानिब से जो बयान सामने आया सिफ्तैन खान साहब की जानिब से कि एक इजलास जब चल रहा हो और तो टेक्निकी तौर पर गवर्नर के पास ये इख्तियार नहीं होता कि वो इजलास बुला सके। कुछ देर में सिफ्तैन खान साहब में ज्वाइन भी करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है 190 तकरीबन तादाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के इत्तेहाद की, जबकि 180 की तादाद है इस वक्त पीडीएम इत्तेहाद की जो पंजाब असेंबली में मौजूद है। तो 6 लोग क्या आगे पीछे हो सकते हैं जो कि फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं और क्या ये जो तहरीक अदम एतमाद है इसको चैलेंज किया जा सकता है अदालत में। ये बहुत सारे सवालात हैं जो कि माहिर कानून और कुछ सियासतदानों के सामने रखने हैं जिनसे जवाब लिए जाने हैं। चूंकि अब सिर्फ एक दिन बाकी है। राना सनाउल्लाह ने इस मौके पर, इसको आप धमकी कह लें या वार्निंग कह लें, वो कह रहे हैं कि अगर कल 4 बजे इजलास ना हुआ और वज़ीर आला ने एतमाद का वोट ना लिया तो वो वज़ीर आला हाउस को सील कर देंगे। तो क्या कानूनी तौर पर वो ऐसा कर सकते हैं? वो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, लेकिन क्या वो एक सूबे के वज़ीर आला को, उसके ऑफिस को सील कर सकते हैं? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। सिफ्तैन खान साहब, स्पीकर पंजाब असेंबली, पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल चौधरी साहब माहिर कानून हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जबकि खावर अब्बास ब्यूरो चीफ हैं लाहौर बोल न्यूज़ के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो सिफ्तैन खान साहब, ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले आपसे करते हैं। ये कल एतमाद का वोट लेने परवेज इलाही साहब जा रहे हैं। अभी ज़रा सियासी सिनेरियो पर बात कर लेते हैं, फिर वो गवर्नर के इख्तियारात पर मैं आगे चलकर आता हूँ। तो ये पीडीएम ने किस बुनियाद पर यह अदम एतमाद दायर की है? क्या उन्हें यह यकीन है कि आपके 6 लोग उस तरफ चले जाएंगे, वो जो उनके पास 180 हैं वो कल 186 हो जाएंगे और आपके जो 190 हैं वो कम होकर 184 185 पर आ जाएंगे? क्या समझते हैं आप? इंशाल्लाह पहली बात तो यह है कि 6 लोग आगे पीछे नहीं होंगे। बड़े मतलब डिवोटेड किस्म के और बड़े पाबंद किस्म के वोट हैं। जो पीटीआई का वोट है, जो इमरान खान का इस वक्त नैरेटिव चल रहा है या जो इमरान खान के मामलात चल रहे हैं, पीटीआई को इंशाल्लाह कोई भी नहीं छोड़ेगा। नंबर 2 जो पीएमएलक्यू है वो हमारी इत्तेहादी जमात है और इंशाल्लाह वो भी हमारे साथ कमिटेड है और इंशाल्लाह वो भी नहीं छोड़ेगा। और हमारा और नो कॉन्फिडेंस का जहां तक ताल्लुक है तो अदम एतमाद तो अपोजिशन का हक है, उनको करनी चाहिए, उसको हमने फेस करना है ना। और 186 लोग भी उन्होंने पूरे करने हैं ना, जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस जमा कराई है, हमने पूरे नहीं। तो सिफ्तैन साहब, जाहिर है कि हाउस आप चलाते हैं, आपसे बेहतर तो कानूनी और टेक्निकल मामलात को कोई नहीं समझ सकता। गवर्नर साहब ने जो इजलास बुलाया है, उनके इस इजलास बुलाने की क्या कानूनी हैसियत है, उनके पास क्या इख्तियारात हैं? अगर इसकी आप वजाहत कर दें तो बड़ी आसानी हो जाएगी कल के मामलात समझने के लिए। देखें, इस वक्त गवर्नर साहब की इख्तियारात ये थे कि अगर हाउस जो है वो इन ऑर्डर नहीं होता और हाउस जो है वो प्रोरोग हुआ है, एडजर्न हुआ नहीं है, प्रोरोग हुआ है, तो उस पे गवर्नर साहब स्पेशल इजलास बुला सकते हैं। बट अगर हाउस इन ऑर्डर है, हाउस एडजर्न हो रहा है, प्रोरोग नहीं हो रहा और वो चल रहा है, तो मेरा ख्याल है कि गवर्नर साहब का ऑर्डर जो है वो हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं। कि अब तो ऑर्डर्स कोर्ट के आ चुके हैं, पैसा चलना या जमीन खरीदना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ऐसी खबरें क्या आ रही हैं? कुछ लोगों को क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है? किसकी जानिब से किया जा रहा है? आप तक कुछ ऐसे मामलात पहुंचे हैं? इंशाल्लाह काफ लीग और हमारा इत्तेहाद है, हम इकट्ठे हैं। ठीक है,
चलें, सिप्तान साहब बहुत शुक्रिया। सिप्तान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि राना सनाउल्लाह की जानिब से जो वार्निंग्स या धमकियां दी गई हैं उस पर कल किस तरह से मामले को आगे बढ़ाया जाता है। इस वक्त हमारे साथ खावर अब्बास भी ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के और मौजूद हैं, वो इस तमाम मामले पर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए। तो खावर, अब राना सनाउल्लाह ये पैगाम दे चुके हैं कि कल 4 बजे वो वज़ीर आला के ऑफिस को सील कर देंगे अगर इजलास नहीं हुआ। कितना सीरियस इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आला इस धमकी को ले रहे हैं? देखिए, ये मुमकिन ही नहीं है। ये बिल्कुल राना साहब का आपको पता है कि एक अपना मिजाज है, वो हमेशा गुफ्तगू जो है वो ताकत के पैराए में करते हैं, तो ये उसी पैराए में उन्होंने अपनी एक बात की है। मगर दूसरी जानिब जो इजलास मुस्लिम लीग नून का हुआ है उसमें ज़राए ने यह दावा किया है कि उनकी जानिब से कोई ऐसी कोशिश की जा रही है कि अगर जो है वो कल इजलास नहीं बुलाया जाता एतमाद का वोट हासिल करने के लिए, तो गवर्नर साहब की जानिब से एक नया लेटर जारी करवाया जाए और उसमें से कोई भी कानूनी पहलू निकाल कर अपना दबाव बढ़ाया जाए। मगर अमलन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि अक्सरियत के साथ पंजाब असम्बली में इस वक्त तहरीक इंसाफ और काफ लीग की हुकूमत है और 190 वोटों के साथ ये हुकूमत खड़ी है और बेहतरीन तरीके से इस वक्त जो है वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही सूबे के अमूर को भी चला रहे हैं। लिहाजा ये सियासी गुफ्तगू होती है, सियासी बातें होती हैं या एक मिजाज होता है जिसके मुताबिक बात की जाती है, मगर अमलन ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। और कल अभी तक जो आपके साथ स्पीकर पंजाब असम्बली हैं सिप्तान खान साहब, इन्होंने भी जो बात की और अभी तक की जो इतलात हैं वो यही है कि कल ये इजलास फिक्स नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि इजलास जब चल रहा हो तो उस दौरान जो है गवर्नर इजलास नहीं बुला सकते। इसके लिए अगर इजलास ना हो रहा हो तो वो स्पेशल इजलास तलब कर सकते हैं। और इसके साथ जो कानूनी माहिरीन है उनका ये भी कहना है कि ठोस सबूत पेश करना होता है कि क्यों एतमाद का वोट मांगा जा रहा है। आज बैरिस्टर अली जफर साहब ने बोल से गुफ्तगू करते हुए बोल के नाजरीन को बताया कि इससे कबल भी ऐसी मसाले मौजूद हैं कि जब गवर्नर्स ने एतमाद के वोट के लिए लिखा तो अदालतों ने उनसे सवाल किया कि आपके पास ऐसा क्या सबूत है। अगर वो कोई ऐसी चीज़ जो मेंबरान असम्बली की जानिब से तहरीरी तौर पर उन्हें मौसूल होती कि अब हमारा वज़ीर आला पर एतमाद नहीं रहा, तो फिर वो जो है इस सूरत में एतमाद के वोट का कह सकते थे। और अगर PDM की जमातें एतमाद के वोट मांगने पर इतनी कॉन्फिडेंट है तो आप इस बात का खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक ही वक्त में फिर साथ ही जो है तहरीक अदम एतमाद जमा करवानी क्यों पड़ गई। इनकी अपनी मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ हरबों से अंदाज़ा होता है कि PDM इस वक्त खुद जो है वो कशमकश का शिकार है और उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह से पंजाब असम्बली की तहलील का जो ऐलान है और गवर्नर के जो इख्तियारात हैं उस पर भी अब कानूनी राय बड़ी खुलकर सामने आ चुकी है। लेकिन अभी मोनिस इलाही जो पहुंचे हैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने, भी परसों ही मुलाकात हुई थी। काफ लीग और PTI के क्या मामलात अभी भी 100% तय नहीं पा सके? बार बार मुलाकातें क्यों हो रही हैं? बार बार एतमाद में लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है काफ लीग को, PTI को? देखिए अरबाब, मोनिस इलाही बिल्कुल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात करेंगे, मगर जो हमारे ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जो एक सीट एडजस्टमेंट कमेटी बनाई गई है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से, जिसको सरबराह शाह महमूद कुरैशी हैं, फवाद चौधरी और परवेज़ खटक भी उसका हिस्सा है, जिसके ज़रिए से फार्मूला तय पा रहा है काफ लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान कि आइंदा इंतखाबात कैसे लड़ेंगे, आइंदा इंतखाबात की तैयारी क्या होगी, उस पर सीट एडजस्टमेंट की जो बात चल रही है उसके हवाले से अहम मुलाकात होगी। वो बातें तय पाएंगी, क्योंकि जो डिमांड्स जो हैं या जो अपनी तरफ से दरखास्त पेश की गई है काफ लीग की जानिब से, उसको जो है तहरीक इंसाफ ने अपने हल्का चलें एक और बड़ी अहम मुलाकात होने जा रही है। खावर अब्बास बहुत शुक्रिया और हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में आपसे मजीद भी हम डिटेल्स देते रहेंगे। इस वक्त माहिर कानून फैसल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और इस तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक जरा कानूनी नुक्ता निगाह से उनसे ही बात कर लेते हैं। तो फैसल साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्या इस अदम एतमाद को अदालत में चैलेंज किया जा सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन नुकात पर कुछ गौर किया है जो लीगल टीम है PTI की? देखिए, चैलेंज तो किसी भी चीज को किया जा सकता है अगर उसकी कानूनी बुनियाद हो, लेकिन तहरीक अदम एतमाद जो है खालिस्तान एक पार्लिमानी मामला है। उसकी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने जब ये सूरी साहब की रूलिंग आई थी नेशनल असम्बली में अप्रैल में, इमरान खान साहब जब के प्राइम मिनिस्टर थे, तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसमें अपना फैसला दिया था और दोबारा अदम एतमाद पे वोटिंग हुई थी, जिसके नतीजे में फिर PTI हुकूमत को जाना पड़ा।
सही। और फैसल साहब, ये ज़ाहिर जो गवर्नर ने कल इजलास तलब किया है, इस पर सियासी आरा तो बहुत सारी आ चुकी हैं, बहुत सारे सियासतदान भी कानूनी राय दे रहे हैं, लेकिन आप ये बताइएगा कि गवर्नर का ये जो इक़दाम है ये आईनी है या फिर ये गैर आईनी है? फिर गैर आईनी इक़दाम है तो फिर क्या ऐसा इक़दाम गवर्नर को उठाना चाहिए? गवर्नर का इजलास बुलाना तो उसका आईनी उनकी स्वाबदीद है, लेकिन उनको रीजनिंग देनी पड़ती है, और वो रीजनिंग जो है वो सिर्फ ये नहीं हो सकती कि आप रीजनिंग फॉर द सेक ऑफ रीजनिंग नहीं दी जाती। वो रीजनेबल, जस्टिसेबल उनकी बुनियादें होनी चाहिए और वो नेक नियतन होने चाहिए। और उसमें जो मिसाल के तौर पे आप एतमाद के वोट का जब कह सकते हैं अगर कोई हुकूमत का बिल वो ना पास करा सकी हो किसी असेंबली में, ऑन गोइंग सेशन में जब उनके पास पूरी अक्सरियत है, तो उसकी जो बुनियाद है उसको जिस तरह से कोई बुनियाद है वो सॉलिड होनी चाहिए। वो भोंडे तरीके से अगर कोई कहेगा तो वो तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि गवर्नर और सीएम की लड़ाई हो, सुबह नाश्ते पे वो कहे कि आप एतमाद का वोट लें। तो ये तो एक संजीदा प्रोसेस है। फैसल साहब, पीडीएम उसको संजीदगी से गवर्नर साहब फैसल साहब, पीडीएम तो हर मुमकिन ये कोशिश कर रही है ना कि ये असेंबलियों की तहलील को किसी तरह रोक सके। ये तहरीक अदम एतमाद भी इसलिए पेश की गई। क्या कोई मजीद कानूनी ऑप्शन उनके पास बचा है ये तहलील रोकने का? देखिए, उन्होंने ये जो एक्सरसाइज की है पहली दफा एतमाद और अदम एतमाद इकट्ठे, ये तो उन्होंने सिर्फ डिले करने के लिए मेरे ख्याल में असेंबलियों की तहलील से, और कुछ खुफिया हाथ भी होंगे इसमें जिनकी वजह से ये मामला हुआ है, वरना असेंबली की तहलील तो खालिसन एक आईनी इस्तेकाक है। फैसल चौधरी, माहिर कानून फैसल चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। और क्रिकेट के मैदान में एक और नई तारीख रकम हो गई है, लेकिन ज़ाहिर है ये कोई मुस्बत कारनामा नहीं है, बल्कि 70 साल में पहली दफ़ा पाकिस्तान को अपनी सरजमीन पर क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड की टीम ने तीनों टेस्ट मैचेस पाकिस्तान को हरा दिए, और अब इसमें बाबर आजम की नाकिस कप्तानी का अमल दखल था, या मजमूई तौर पर टीम की परफॉर्मेंस ही बहुत ख़राब रही, या फिर सिलेक्शन दुरुस्त नहीं हो सकी? ये तमाम सवालात रखते हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। मिर्ज़ा साहब, ये बुनियादी वजह क्या है? ये तीनों टेस्ट हारने की? होम ग्राउंड पर खेल रहे थे, अपनी मर्जी की पिचेस बना सकते थे, लेकिन मौका गवा दिया। खुद ही अरबाब जहांगीर जवाब दे दिया। एक तो नाकिस कप्तानी थी, दूसरे वो पिचेस अपनी मर्जी की बनवा रहे थे। बाबर आजम ने जब रावलपिंडी टेस्ट हारे थे तो उन्होंने कहा था कि जी हम तो टर्निंग ट्रैक बनवाना चाह रहे थे। तो फिर क्या हुआ, मुल्तान में टर्निंग ट्रैक बना जिसमें 11 विकेट ली आपके राइट आर्म लेग स्पिनर अबरार अहमद ने। क्या हुआ, वहाँ 24 रन से हार गए। कराची में टर्निंग ट्रैक बनाया, यहाँ पर टेस्ट मैच 8 विकेटों से हार गए। तो कोई हिकमत अमली का फुकदान नजर आता है, कोई प्लानिंग नहीं है। रमीज राजा कहते हैं कि वो T20 की टीम ले आए, हम भी T20 के लड़के खिलाएंगे। ये कोई एक्सक्यूजेज है? मेरे ख्याल में बाबर आजम जो है उनको चाहिए कि वो अपनी बैटिंग पे तवज्जो दें। इस मरतबा उन्होंने अब तक 738 रन बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में, और बड़ी अच्छी उनकी बैटिंग रही टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन कप्तानी उनकी बड़ी नाकिस रही है। अगर आप देखें तो बाबर आजम ने जो 15 टेस्ट मैचेस उनकी कप्तानी में पाकिस्तान खेला है, उन 15 टेस्ट मैचेस में आप देखें कि 6 टेस्ट मैचेस हम हारे, और किसके खिलाफ हारे? 3 इंग्लैंड, 1 ऑस्ट्रेलिया, 1 श्रीलंका और 1 वेस्ट इंडीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबर आजम की कप्तानी होनी चाहिए कि वो अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट करें। आप देख लें, विराट कोहली ने जब कप्तानी छोड़ी वो रन स्कोर कर रहे हैं, जो रूट कप्तानी छोड़कर रन स्कोर कर रहे हैं माजी में, और अभी केन विलियमसन ने भी कप्तानी छोड़ दी है। माजी में हमारे पास मिसालें हैं सचिन तेंदुलकर की कि उन्होंने कप्तानी छोड़कर बैटिंग पे कंसंट्रेट किया, ब्रायन लारा ने कंसंट्रेट किया। तो समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान क्रिकेट को किस संप में लेकर जा रहे हैं। आखिर बाबर आजम की कप्तानी में ऐसी क्या खास बात है? लोग कहते हैं अरबाब जहांगीर के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान मिलकर पाकिस्तान की टीम बनाते हैं। आप मुझे बताएं, क्या सरफराज अहमद का चांस नहीं बनता था कराची टेस्ट में? आप देखें रिजवान की कारकर्दगी गुज़िश्ता 6 टेस्ट मैचेस की 12 इनिंग्स में 262 रन उन्होंने बनाए, उनका हाईएस्ट स्कोर 46 है। नो डाउट रिजवान T20 के जबरदस्त बैट्समैन है, लेकिन टेस्ट में अगर वो नाकाम हो रहे तो उनको आराम कराया जाए, सरफराज को साथ लेकर चल रहे। जो 18 खिलाड़ी अनाउंस किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उनमें सरफराज अहमद वो वाइस खिलाड़ी था जिसको मौका नहीं मिला, बाकी सब खेल गए। तो क्या कप्तानी का डर है? वो तो शान मसूद इसलिए खेल गए कि इमामुल हक अनफिट हो गए थे। तो क्या खौफ है इनको? क्या शान मसूद कप्तान बन जाएगा या सरफराज आ जाएगा?
मेरे ख्याल में इनकी हिकमत अमली बड़ी नाकिस। और मिर्जा फिर इसके पीछे माइंडसेट किसका है? ये रमीज राजा ये तमाम पॉलिसीज लेकर ये फैसले कर रहे हैं, या फिर मोहम्मद वसीम सिलेक्शन, ज़ाहिर चीफ सिलेक्टर तो वो हैं, ये उनके फैसले हैं? देखिए, मोहम्मद वसीम तो अरबाब जहांगीर वो सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं, वो तो एक डमी टाइप के चीफ सिलेक्टर है मेरी नजर में। अच्छा। सारे फैसले तो रमीज राजा करते हैं, और रमीज राजा ने अग्रेशन शो किया है कि अब आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके खिलाड़ी भी सहाफियों के सवालात के जवाब देते हुए जारहाना अंदाज इख्तियार करते हैं। खुद रमीज राजा से कराची में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया 1 मैन शो हो रहा है, उन्होंने कहा जी 1 मैन शो हो रहा है। लाहौर में जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान जूनियर लीग में कितनी रकम खर्च हो रही है, उन्होंने कहा ₹2.50। फिर उसके बाद रावलपिंडी में जब उनसे पूछा गया कि ये टीम कैसी है, उन्होंने कहा T20 के लड़के ले आए। तो इन लोगों का माइंडसेट ही ऐसा है कि संजीदगी की तरफ तवज्जो देने के बजाय ये अगर इस तरह की बातें करेंगे, और लड़के भी यही बातें करते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान क्रिकेट तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़न है। हमने सुनहरी मौका गंवा दिया, हम ICC टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच सकते थे, अब तो हम कहीं भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में इनको सोचना चाहिए, 26 दिसंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट शुरू हो रहा है, टीम में तब्दीलियां करें, रिजवान को आराम कराएं, एक मेरिट पर टीम मुंतखब करें और संजीदगी के साथ। लेकिन मतलब जिस ब्रांड की क्रिकेट ये इंग्लैंड ने खेली है, एक दिन में 500 रन बना देना और 6 साढ़े 6 के एवरेज से टेस्ट मैच में बैटिंग करना, ये पीछे ब्रेंडन मैकलम का ज़ाहिर काम है। इसमें पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ या पाकिस्तानी टीम इस ब्रांड की क्रिकेट शायद खेलना ही नहीं चाहती। सऊद शकील, बाबर आजम खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि हम ये क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो हम तो ज़हनी तौर पर बहुत पीछे रह गए। तो किस बात के ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं? किस बात के लाखों रुपए ले रहे हैं? मोहम्मद यूसुफ, सकलैन मुश्ताक, आप देखिए जब से ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स का कॉम्बिनेशन बना है, जिसे हम बेस बॉल कहते हैं, गुज़िश्ता 10 में से 9 टेस्ट मैच इंग्लैंड जीता है। और आपने बिल्कुल सही कहा अरबाब जहांगीर के, उनका जो रन औसत है 6 से ज्यादा का लेके चले, हम लोग 6 का न लेके चले तो हम 4 का तो लेके चले, हम तो खुद पॉप डाउन हो जाते हैं। हमारे खिलाड़ी अपनी जगह बनाने के लिए खेलते हैं और खेलकर 50 करके आउट हो जाते हैं। कल आपने देखा बाबर आजम आउट हो गए, सऊद शकील आउट हो गए, क्या लीड को और नहीं बढ़ा सकते थे हम? तो लगता यही है कि हमारा माइंडसेट ही डिफेंसिव है, जिसकी वजह से हमें इतनी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद थे और पाकिस्तानी टीम की शिकस्त वजूहात हैं उन पर नजर डाल रहे थे। यही पाकिस्तानी टीम का हाल है इस वक्त के तीनों टेस्ट मैच पाकिस्तानी टीम हार चुकी है। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बा लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।